Hello everyone, welcome to another session. Today we are going to discuss a very important point, that is जॉन डन. जॉन डन की चर्चा आज हम करेंगे. और जॉन डन जो हैं वो कौन से एरा से बिलोंग करते हैं? जैकोबियन एरा से. ठीक है, जैकोबियन एरा. जैकोबियन एरा. और जैकोबियन एरा जो है 1603 से 1625 तक है. एक्चुअली दिस एज इज नोन एज एज ऑफ डन. एज ऑफ डन भी इसको कहा जाता है. तो इस एरा के जो सबसे ग्रेटेस्ट पॉइंट हैं जॉन डन, जिनका जन्म जो है वो होता है 1572 में और जो डेथ है वो 1631 में. और जैकोबियन एरा जो है 1603 से लेके 1625 तक है. तो मोस्टली वर्क्स दैट ही रॉट इन जैकोबियन एरा. इसीलिए ये जैकोबियन एरा के सबसे बड़े पॉइंट है और ज़्यादातर इनके वर्क इस एरा के दौरान पब्लिश हुए और बहुत पॉपुलर वर्क रहे. तो इसीलिए इसको एज ऑफ डन भी कहा जाता है. अब जॉन डन से जुड़ी हर एक इंपॉर्टेंट बात जहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है उसको मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं. तो सेशन को बढ़ाते हैं आगे और इसके बारे में बात करते हैं. देखिए जरा. हाँ जॉन, ये तो इसका टाइमिंग हो गया बॉर्न और डेथ का. अब देखो, बॉर्न इन लंदन इन अ कैथोलिक फैमिली. तो कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म होता है. ही वॉज डीन ऑफ सेंट पॉल्स कैथेड्रल लंदन. 1621 से लेके 31 तक ये सेंट पॉल्स कैथेड्रल के डीन रहे. ही इज ऑल्सो नोटेड फॉर हिज रिलीजियस वर्स एंड treatise and for his sermons which rank among the best of the 17th century. देखो, कैथोलिक फैमिली में इनका जन्म होता है. अब सेकेंड पॉइंट जो है वो है कि ये डीन रहे सेंट पॉल्स कैथेड्रल लंदन में 1621 से लेके 31 तक. थर्ड, ही इज ऑल्सो नॉन फॉर हिज सरमन्स, यानी इनके उपदेशों के लिए जाने जाते हैं. इसीलिए इनको 17th सेंचुरी का ग्रेटेस्ट पॉइंट माना जाता है. 16th सेंचुरी का, और उसमें भी जैकोबियन एज. उसमें भी क्या है? जैकोबियन एज है, जिसका मैंने अभी अर्लियर आप लोगों से जिक्र किया. तो ये तीन बातें हो गई है कि इनका जन्म एक कैथोलिक फैमिली में होता है. बाद में इन्होंने कैथोलिक जो है उसको चेंज कर लिया था जेम्स फर्स्ट के कहने पर. वो आगे हम पढ़ेंगे. इसके बाद सेकंड तक ये डीन रहे और उसके बाद ये सरमन्स के लिए फेमस है, इसीलिए बेस्ट ऑफ द 17th सेंचुरी. अब देखो आप, देन इज द ग्रेटेस्ट लव पॉइंट, यानी अगर क्वेश्चन बनता है कि हु इज लव पॉइंट, तो आपके मन में, आपके जहन में नाम याद आना चाहिए जॉन डन का. तो इंग्लिश में इनको किसकी संज्ञा दी गई है? या ग्रेटेस्ट लव पॉइंट है. लव पॉइंट और भी सारे हैं लेकिन सबसे ग्रेटेस्ट की बात अगर करें तो वो जॉन डन है. He changed to Anglican in 1615 on the order of King James I. अब होता क्या है कि जेम्स फर्स्ट के कहने पर इन्होंने कैथोलिक से ये क्या बन गए? एंग्लिकन बन गए. देखो, बीइंग अ कैथोलिक ही वॉज डिबार्ड मेनी टाइम फ्रॉम द कॉलेज स्कूल्स, यानी कैथोलिक होने के कारण इनको कई बार स्कूल से निकाल दिया गया, कई बार कॉलेज से निकाल दिया गया. बहुत ज़्यादा मतलब इनको इस चीज़ का सामना करना पड़ा. तो फाइनली 1615 में जेम्स फर्स्ट के ऑर्डर पर इन्होंने एंग्लिकन में ये कन्वर्ट हो गए. डन वॉज द रीडर एंड फाउंडर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री, या ऐसे भी कहा जाता है हु इज द फादर ऑफ मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री. तो आपका आंसर आना चाहिए क्या है? जॉन डन है, क्योंकि ये रीडर भी हैं और क्या है? फाउंडर भी हैं. एक एक पॉइंट को मैंने इसमें इंक्लूड किया है ताकि एग्जाम में क्वेश्चन कहीं से भी बने, हमारे इस सेशन के बाहर नहीं होना चाहिए. इसीलिए आप देखोगे आगे सेशन में कि हर एक वो पॉइंट मैंने इंक्लूड किया है जहां से एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस बने हैं. और पूरी संभावना है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि डेफिनेटली क्वेश्चन जो है यहीं से बनेंगे अगर जॉन डन से संबंधित क्वेश्चन आता है तो. तो यहां तक की बात हो गई. देखो, ये तीनों पॉइंट जो हैं, 3 पॉइंट मैंने यहां बताए, 3 यहां बताए कि कैथोलिक थे, पहले जन्म से कैथोलिक थे.
डीन रहे ये 1621 से लेके 31 तक, आफ्टर कन्वर्टिंग इनटू एंग्लिकन, क्योंकि 1615 में कन्वर्जन इन्होंने कर लिया था। और इनको इनके सरमन्स है ना या रिलीजियस वर्स सरमन्स के कैटेगरी में आ जाएंगे, इसलिए 17वीं सेंचुरी का बड़ा पॉइंट माना जाता है। लव पॉइंट है, एंग्लिकन में जेम्स फर्स्ट के कहने पर इन्होंने कन्वर्ट कर लिया। और इनको क्या कहा जाता है, रीडर एंड फाउंडर ऑफ द मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री। अब एक नया पॉइंट आपके पास ये है कि इनके जो पैट्रोन थे, जिन्होंने, पैट्रोनेज का मतलब है जिनके आश्रय स्थल में ये रहे, जिनके वहां रहकर इन्होंने पोइट्री लिखी, बहुत कुछ वर्क्स लिखे, तो उनका नाम है सर रॉबर्ट ड्यूरी। ये इनके कौन है, पैट्रोन है। अब इनसे रिलेटेड देखो बहुत सारी चीजें आगे बढ़ेंगी, क्योंकि इनकी वाइफ का जो मतलब संबंध है वो यहीं से है। देखो जरा, इन 1601 ही मैरिड एने मूर, द नीस ऑफ हिज पैट्रॉन, यानी रॉबर्ट की जो नीस थी उससे इन्होंने क्या कर ली, शादी कर ली। एंड वॉज इम्प्रिजन्ड फॉर इलोपमेंट, यानी भागकर शादी कर ली। और इसके चक्कर में, यानी जब इन्होंने शादी कर ली तो फिर इनको जेल भी जाना पड़ा, इनको सजा सुनाई गई, जेल में बंद रहना भी पड़ा। तो इनकी वाइफ का नाम अब आपको पता होना चाहिए, एने मूर है। और ये कौन है, ये सर रॉबर्ट ड्यूरी की नीस है, जिनके साथ इन्होंने 1601 में भागकर शादी कर ली थी, और इसके कारण इनको जेल में भी रहना पड़ा। He wrote 19 holy sonnets, also called divine sonnets। अच्छा, एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके होली सॉनेट्स जो है ना वो बड़े पॉपुलर हैं। टोटल कितने हैं, 19 है। और इनको क्या भी कहा जाता है, डिवाइन मेडिटेशंस भी कहा जाता है। आगे चलकर इस पर हम मतलब एक एक्सप्लेनेटरी वे में चर्चा करेंगे होली सॉनेट्स के ऊपर, जिसमें और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो उनके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। तो ओवरऑल 1601 में इन्होंने शादी कर ली, किससे, एनी मूर से, जो किसकी नीस है, इनके पैट्रॉन जो रॉबर्ट ड्यूरी है उनकी। और इसके लिए इनको जेल भी हो गई। इन्होंने 19 होली सोनेट्स लिखे हैं, जिनको मेडिटेशन, डिवाइन मेडिटेशन भी कहा जाता है। इसके बाद देखो, डन मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री के फाउंडर हैं, रीडर हैं, फाउंडर हैं, फादर हैं। इसीलिए ही इज कंसिडर्ड अ मास्टर ऑफ द मेटाफिजिकल कंसीट एंड एक्साइटेड मेटाफर, एक्सटेंडेड मेटाफर, है ना, कंसीट या एक्सटेंडेड मेटाफर। फॉर एग्जाम्पल, इन हिज वैलेडिक्शन, इनका वर्क है अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ही कंपेयर्स टू लवर्स, है ना, who are separated to the two legs of compass, यानी दो जो प्रेमी हैं उनको किसके समान कंपेयर किया है, जो कंपास होता है उसके जो दो पैर होते हैं, जब मैथमेटिक्स का कंपास होता है उसके दो सेपरेटेड पैर होते हैं, उस तरीके से इनको क्या किया है। इसीलिए ये क्या मतलब, ऐसी इमेजिनेशन दैट इज बियॉन्ड फिजिकल, मतलब जो हो ही नहीं सकता, इसीलिए तो मेटाफिजिकल कहा जाता है। मेटाफिजिकल का मतलब होता है बियॉन्ड फिजिकल या एब्सेंस ऑफ फिजिकल। तो डन को मेटाफिजिकल कंसीट या फिर एक्सटेंडेड मेटाफर का मास्टर माना जाता है। और वैलेडिक्शन जो इनका वर्क है, इसमें इसका बेहतर प्रयोग किया गया है, उसी के लिए एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है। अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नन ऑफ डन्स पोइट्री वाज पब्लिश्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम, यानी इनके मोस्ट ऑफ, यानी ऑलमोस्ट इनके वर्क्स इनके जीवन के दौरान पब्लिश नहीं हुए, यानी सारे की सारे जो वर्क हैं वो पोस्ट ह्यूमसली पब्लिश हुए। कैसे पब्लिश हुए, आफ्टर डेथ, सारे की सारे आफ्टर डेथ पब्लिश हुए भाई, सारे की सारे आफ्टर डेथ पब्लिश हुए हैं। डन वॉज ऑल्सो अ सैटिरिस्ट, और डन इसके अलावा एक सैटिरिस्ट भी थे। ठीक है भाई, यहां तक की बात हुई। इसके बाद देखो, वापस देख लो भाई एक बार, है ना, इनकी कोई भी पोइट्री ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम पब्लिश हुई नहीं, सारी की सारी पोइट्री, मोस्ट ऑफ पोइट्री आफ्टर डेथ, यानी कि मरणोपरांत, पोस्टह्यूमसली। और डन को सैटिरिस्ट भी मतलब माना जाता है, क्योंकि सटायर भी इन्होंने लिखे। फॉर हिज पैट्रॉन रॉबर्ट ड्यूरी ही रॉट टू एनिवर्सरी पोइम। अब उनमें एक तो है एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड, 1611 में लिखी,
और ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल ये 1612 में लिखी। तो दो पोइम है 1611 और 1612 में, दो इन्होंने एनिवर्सरी पोइम लिखी है। तो इन दोनों को आपको ध्यान रखना है कि दो एनिवर्सरी पोइम दैट वाज रिटन फॉर हिज पैट्रॉन रॉबर्ट। तो एक तो है एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल, दोनों को आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पोइम है दोनों की दोनों, ठीक है। अच्छा, इनके बायोग्राफर का नाम क्या है? इजाक वॉल्टन। ये भी क्वेश्चन बनता है। इनकी पहली बायोग्राफी किसने लिखी? इजाक वॉल्टन ने लिखी। रॉट बायोग्राफी ऑफ डन। डन्स वाइफ एने यानी एने मूर डाइड इन 1617 व्हाइल गिविंग बर्थ टू हर 12th चाइल्ड। 12वें बच्चे को जन्म देते समय इनकी डेथ हो गई। डन mourned deeply and wrote of his love and loss in his 17th holy sonnet। यानी 19 होली सोनेट्स में जो 17 नंबर की होली सोनेट है उसके अंदर डन ने किसका जिक्र किया है? डीपली एंड रोट ऑफ हिज लव एंड लॉस इन हिज, हाँ तो मतलब उनकी डेथ के बारे में जिक्र किया है, एने मूर की डेथ के बारे में जिक्र किया है 17th नंबर की सोनेट में। तो 17th नंबर की जो सोनेट है, सोनेट नंबर 17th वाज डेडिकेटेड टू हिज वाइफ एने मूर, ठीक है ना। और इजाक वोल्टन इनके बायोग्राफर है। टी.एस. इलियट मेंशन्ड डन इन हिज वर्क विस्पर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी। और टी.एस. इलियट ने जॉन डन का जिक्र अपने वर्क विस्पर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी में किया हुआ है। किसमें किया हुआ है? विस्पर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी में किया हुआ है। टॉमस कैरियू इनके बारे में लिखते हैं एलिजी फॉर जॉन डन। इनका वर्क है एलिजी फॉर जॉन डन। तो क्वेश्चन बन सकता है हु रॉट एन एलिजी फॉर जॉन डन? तो इसका नाम है एलिजी फॉर जॉन डन, दैट वाज रिटन बाय टॉमस कैरियू, है ना, टॉमस कैरियू। क्लियर? चलो, ही रॉट अ पोइम, यानी जॉन डन रॉट अ पोइम और नाम है नॉक्टर्नल अपॉन सेंट लूसीज डे और बीइंग द शॉर्टेस्ट डे इन 1627 ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड लूसी काउंटेस ऑफ बेडफोर्ड एंड हिज डॉटर लूसी डन। अब दो है, एक तो लूसी कौन है? इनकी दोस्त है। एक लूसी डन इनकी कौन है? इनकी डॉटर है। इन दोनों के लिए इन्होंने पोइम लिखी है अ नॉक्टर्नल अपॉन सेंट लूसीज डे बीइंग द शॉर्टेस्ट डे, और इसको कब लिखा है? 1627 में। इन दोनों चीजों का ध्यान, लूसी फ्रेंड भी है और लूसी इनकी डॉटर भी है। लूसी फ्रेंड भी है और लूसी कौन भी है? डॉटर भी है। तो यहां तक मैं एक बार वापस रिपीट कर देता हूं क्योंकि फिर इनके वर्क्स की चर्चा करेंगे। ये इंट्रोडक्शन की बात मैंने की, शुरू से ही मैं बता देता हूं। देखो, जैकोबियन एरा के ये पॉइंट है। जैकोबियन एरा की डेट मैंने आपको बता दी, एज ऑफ डन इसे कहा जाता है। और इनका बर्थ कब हुआ, डेथ कब हुई? 1572 टू 1631। कैथोलिक फैमिली में जन्म होता है। डीन रहे सेंट पॉल्स कैथेड्रल के 1621 से 31 तक। रिलीजियस वर्स, ट्रीटीज या फिर सरमन्स के लिए इनको जाना जाता है। 17th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट पॉइंट है। डन को लव पॉइंट भी कहा जाता है, ग्रेटेस्ट लव पॉइंट है। इन्होंने जेम्स फर्स्ट के कहने पर एंग्लिकन में अपने आप को चेंज कर लिया क्योंकि जन्म इनका कैथोलिक में हुआ है। कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे, बाद में इन्होंने एंग्लिकन है उसमें कन्वर्जन कर लिया 1615 में। डन को फादर, फाउंडर, रीडर कहा जाता है मेटाफिजिकल स्कूल ऑफ पोइट्री का। इनके पैट्रोन का नाम है सर रॉबर्ट ड्यूरी। और इन्हीं की नीस एने मूर के साथ भागकर इन्होंने शादी कर ली 1601 में। इसके लिए इनको जेल भी हो गई थी। इन्होंने टोटल 19 होली सोनेट्स लिखे हैं। इनको डिवाइन मेडिटेशन भी कहा जाता है। डन को मास्टर माना जाता है मेटाफिजिकल कंसीट और एक्सटेंडेड मेटाफर का। और इसका मतलब बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का एग्जांपल है अवेलेडिक्शन, जिसमें इन्होंने टू लवर्स को जो 2 legs ऑफ कंपास से कंपेयर किया है। डन का कोई भी वर्क ऑलमोस्ट सारे के सारे इनके आफ्टर डेथ पब्लिश हुए हैं। और डन को सैटरिस्ट भी कहा जाता है। इन्होंने अपने पैट्रॉन रॉबर्ट के लिए 2 एनिवर्सरी पोएम लिखी, एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड और एक है ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द सोल। इजाक वॉल्टन इनके फर्स्ट बायोग्राफर है। डन की वाइफ जो एने मूर है वो 1617 में इनके 12वें बच्चे को जन्म देते हुए मर गई थी, गिविंग बर्थ टू हर 12th चाइल्ड।
और डन इनके लिए 17 सोनेट में जिक्र करते हैं। टी.एस. इलियट ने डन का जिक्र अपने वर्क विस्पर्स ऑफ इमॉर्टलिटी में जिक्र किया है। टॉमस कैर्यू ने इनके लिए वर्क लिखा है एलेजी फॉर जॉन डन, और इन्होंने एक पोइम लिखी है नॉक्टर्नल अपॉन सेंट लूसीज डेज बीइंग द शॉर्टेस्ट डे। इसमें इनकी फ्रेंड लूसी भी है, काउंटेस ऑफ बेडफोर्ड, और इनकी डॉटर है लूसी डन, दोनों के लिए माना जाता है। अब इनका वर्क्स का एक कलेक्शन आता है जिसका नाम है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, जो 1633 और 1635, ये दो डेट है, दो पब्लिकेशन हो गए कुल मिला के। इट कंसिस्ट ऑफ 55 लव पोइम्स। तो इसमें टोटल कितनी पोइम्स हैं, क्वेश्चन देखो बन सकता है, टोटल कितनी पोइम्स हैं। तो इस कलेक्शन के अंदर टोटल 55 यानी 55 पोइम्स हैं। अब उनमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैं आप लोगों के साथ जिक्र कर रहा हूं। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है, इसके पब्लिकेशन 1633 और 35, और टोटल पॉइंट्स कितनी है 55, यानी 55 पॉइंट के अराउंड टोटल पॉइंट इसके अंदर है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट में सबसे पहले हम देख लें द फ्ली, और ऐसा कहा जाता है कि इट इज डेडिकेटेड टू एनी मूर, यानी ये जो पॉइंट इन्होंने लिखी 1590s के अराउंड लिखी है। कब लिखी है 1590s के अराउंड। ये किसको डेडिकेटेड है, एनी मूर को, इनकी वाइफ को। इसके बाद इनका सेकंड जो इसमें पॉइंट मैंने इंक्लूड किया था गुड मोरो, ये 1633 में लिखा है, और आई वंडर बाय माई ट्रॉथ वॉट दो एंड आई, इसका ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद देखो गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार, ये 1633 में लिखा है, जो विमेंस की इनकॉन्स्टेंसी अनफेथफुलनेस के ऊपर बेस्ड है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। कैनोनाइजेशन 1633 में, और अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग 1611 में, और द प्रोग्रेस ऑफ द सोल ये आपका है, इसका डेट मतलब ये भी शायद 1633 का ही होगा। द प्रोग्रेस ऑफ द सोल ये 1612 का है ना, क्योंकि ये किसके लिए लिखा हुआ है, रॉबर्ट, है ना। द प्रोग्रेस ऑफ द सोल, ये इसमें ऑफ हटा लेना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये सॉन्ग एंड सोनेट्स हैं, वापस देख लो आप लोग। तो द फ्ली हो गया, द गुड मोरोज हो गया, गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार हो गया, और द कैनोनाइजेशन हो गया, अ वैलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग हो गया, और द प्रोग्रेस ऑफ द सोल हो गया। ये तो एनिवर्सरी पोइम है, और ये अभी आपको बताइए मेटाफर कंसीट का बेस्ट एग्जांपल है, ये भी काफ़ी पॉपुलर पोइम रही इनकी। गो एंड कैच ए फॉलिंग स्टार विमेंस इनकॉन्स्टेंसी के आधारित है, अनफेथफुल है, इनफिडिलिटी पर आधारित है ना। गुड मोरो हो गया, और ये किसको डेडिकेटेड है, फ्ली एनी मूर को डेडिकेटेड है। सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट वर्क, दैट इज बिया थेनाटोस, 1608 में है इनका वर्क। सूडो मार्टर काफी पॉपुलर वर्क है ना, इसको ध्यान रखना। इट वॉज डन्स फर्स्ट अपीयरेंस इन प्रिंट। इग्नेटियस हिज कॉन्क्लेव 1611 में। डिवोशंस अपॉन इमरजेंट अकेजन 1624 में। होली सोनेट्स कब 1633 में। सोनेट 10 डेथ बी नॉट प्राउड 1633 में, और सोनेट नंबर हो गया 14 बेटर माई हार्ट, ये भी 1613 में। द कर्टियर्स लाइब्रेरी 1611 में तो रिटर्न है, पब्लिश है 1651 में। एज ड्यू बाई मैनी टाइटल्स 1633 में। द सन राइजिंग 1633 में। द ड्रीम 1633 में। एलिजी नंबर हो गया आपका 19। टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड, पॉपुलर है ये ना 1633 में। जुवेनेलिया और सर्टेन पैराडॉक्सेस एंड प्रॉब्लम्स 1633 में। ये वो सारे वर्क हैं जो आप लोगों को ध्यान रखने इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं। 50 सरमन्स 1649 में पब्लिश होता है। एसेज इन डिविनिटी 1651 में होता है, और लेटर्स टू सेवरल पर्सन्स ऑफ ऑनर 1651 में, और आ हिम टू गॉड द फादर ये अननोन है, इसका डेट भी अवेलेबल नहीं है। देखो इनके वर्क्स की मोस्ट ऑफ द डेट्स जो हैं वो फिक्स्ड नहीं है उनका, क्योंकि ये सारी आफ्टर डेथ पब्लिश हुई है, तो लोगों ने अंदाजे ही लगाए हैं, और वो आपके सामने है जो जनरली जो सोर्सेज गिवन है उनके आधार पर ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब इनका सबसे पहले हम देखते हैं होली सोनेट्स के बारे में। देखो होली सोनेट 1633 में पब्लिश होता है।
होली सोनेट्स कब होता है? 1633 में। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड डिवाइन मेडिटेशंस और डिवाइन सोनेट्स। अब ये दो नाम आप ध्यान रख लेना। होली सोनेट्स की चर्चा मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ, तो होली सोनेट्स जो हैं वो 1633 में पब्लिश होते हैं। इनको डिवाइन मेडिटेशन या डिवाइन सोनेट्स भी कहा जाता है। और इसमें टोटल कितने पॉइंट्स हैं मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, 19 है ना, 19 पॉइंट्स हैं। इट इज अ सीरीज ऑफ 19 पॉइंट्स बाय डन। सारे के सारे कब पब्लिश होते हैं? पोस्टह्यूमसली यानी आफ्टर डेथ। इट इज रिटन इन पेट्रार्चन स्टाइल, कंसिस्ट ऑफ 2 क्वाड्रेंट्स, 4 लाइन स्टेंजा एंड अ सेस्टेट यानी 6 लाइन स्टेंजा। तो ये पेट्रार्चन स्टाइल में इनको लिखा गया है। 2 क्वाड्रेंट्स है, 4 लाइन के, एक सेस्टेट, यानी वो टोटल 14 लाइंस हो गए ना पेट्रार्चन स्टाइल में। पेट्रार्क वाली जो स्टाइल है, इटालियन जो सोनेट्स होते हैं। ही एड्रेसेज रिलीजियस थीम्स ऑफ इमोर्टैलिटी। अब इसकी थीम जो है ना, एक तो इमोर्टैलिटी को लेकर है, एक डिवाइन जजमेंट को लेकर है, एक डिवाइन लव को लेकर है, और हम्बल पेनेंस होता है किसी चीज को लेकर पछतावा, वाइल रिफ्लेक्टिंग डीप पर्सनल एंजाइटी इन द सोनेट्स। तो ये इसका थीम है। सोनेट के थीम ध्यान रखना, ये रिलीजियस थीम्स इमोर्टैलिटी को लेकर, डिवाइन जजमेंट को लेकर, डिवाइन लव को लेकर, हम्बल पेनेंस को लेकर, क्या डीपली पर्सनल एंजाइटी, मतलब खुद के कंसर्न को बताते हुए इन्होंने ये 19 सोनेट्स लिखे हैं। The sonnets were written on Dunn's conversion to Anglicanism in 1615। और 1615 में जब किंग जेम्स फर्स्ट के कहने पर इन्होंने अपने आप को कहाँ कन्वर्ट कर लिया? एंग्लिकन में कन्वर्ट कर लिया। उस समय इनको लिखा गया था। अब इनके 3 अलग अलग सीक्वेंस में ये पब्लिश हुई, यानी सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में जब होली सोनेट्स को इंक्लूड किया गया तो इसमें टोटल 12 पॉइंट्स थी 1633 में। इसके बाद वेस्टमूरलैंड MS में इनको पब्लिश किया गया तो 19 पॉइंट थी 1622 में, और डिवाइन मेडिटेशन 1635 में आया तो इनमें टोटल वापस कितनी हो गई? 12 पॉइंट्स हो गई। तो हमने मैक्सिमम नंबर माना है वो है 19। इसके बाद इनका इस कैटेगरी में दूसरा वर्क आता है। होली सोनेट्स की चर्चा तो मैंने आप लोगों के साथ करी ली, और अब देख लो आप लोग यहाँ सोनेट 10 डेथ बी नॉट प्राउड। तो डन सफर्ड अ मेजर इलनेस दैट ब्रॉट हिम क्लोज टू डेथ ड्यूरिंग हिज 8th ईयर एज एन एंग्लिकन मिनिस्टर। अब देखो, डन एक मेजर इलनेस से सफर कर रहे थे उस समय। कहते हैं कि इसको लिखा गया क्योंकि क्लोज टू डेथ थे, मतलब मरने वाले, मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ये सफ़र किए उस समय। इट अपीयर्ड इन ऑल 3 एडिशंस ऑफ सोनेट्स, है ना। देखो 10 तो है किसमें? इन वेस्टमूरलैंड एडिशन में, या 11 किसमें है? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में, और 6 किसमें है? डिवाइन मेडिटेशन में। तो ये 3 जो इनके ये सोनेट सीक्वेंस है, इन तीनों में ध्यान रखना, ये फर्स्ट में 10 है, 11 है और 6 नंबर की है, मतलब नंबर है इसका। वेस्ट मूर में तो 10 नंबर है, सॉन्ग एंड सोनेट में 11 है, और डिवाइन मेडिटेशन में कितना नंबर है? 6 नंबर है। पॉइंट सोनेट तो एक ही है, लेकिन वो नंबर वेरिएशन है अलग अलग। A valediction forbidding mourning, it was written for his wife Anne before he left a trip to continental Europe। तो ये भी किसको डेडिकेटेड है? इनकी वाइफ एने मूर को डेडिकेटेड है। जब ये कॉन्टिनेंटल यूरोप ट्रिप के लिए जा रहे थे तब इसको लिखा था। इन्होंने कुछ सेटायर्स भी लिखे हैं। सेटायर्स में जैसे ऑफ रिलीजन है, वेल आई मे नाउ रिसीव एंड डाई, और टू सर निकोलस स्मिथ। तो ये इनके कुछ मेन सेटायर्स है, इनका भी आपको ध्यान रखना है। और वैलिडिक्शन अपनी वाइफ के लिए लिखा हुआ है, एनी मूर के लिए। और सोनेट नंबर 10 जो है ये जब ये बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, मतलब क्लोज टू डेथ, तो उन्होंने इसको लिखा। और ये सभी तीनों एडिशंस में है। 10 नंबर वेस्टमूरलैंड में, 11 नंबर सॉन्ग सोनेट में, और 6 नंबर डिवाइन मेडिटेशन में। इसके अलावा होली सोनेट्स की चर्चा भी मैंने आप लोगों के सामने कर ली डिटेलिंग में। और सारे पॉइंट्स जो हैं ये मेन वर्क है, इन पर भी मैंने आपको सारे वर्क्स यहाँ बता दिए हैं विद डेट, है ना, विद डेट के साथ। ठीक है, तो जॉन डन से जुड़ी हुई मुझे लगता है कि इतना ही क्वेश्चन बनता है, या फिर पर्टिकुलर वर्क से क्वेश्चन बनेगा। तो पर्टिकुलर वर्क तो अगर आपके सिलेबस में वो वर्क मेंशन है तो उसका लाइन टू लाइन हो सकता है। जनरली जितने भी वर्क्स थे इंपॉर्टेंट वो सारे मैंने इंक्लूड कर लिए हैं। होली सोनेट्स के बारे में बता दिया है, और जो भी मेन सोनेट्स हैं उनके बारे में बता दिया है। और बाकी इनके वर्क्स की चर्चा हम अलग सेशंस में करेंगे, जो आपके सिलेबस में अलग अलग है, तो फिर वो अलग अलग चर्चा ही हो पाएगी। ठीक है, तो इस सेशन में तो आप लोगों के लिए इतना ही, बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में करेंगे। थैंक यू।